जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम मेटल एंड नॉन मेटल। उससे पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं कि इस संसार में, हमारा जो संसार है, इस संसार में सभी तत्वों को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। जितने भी आपको चीज दिखाती है, जैसे आपको स्टाइलस दिखाई देता है, ठीक है, या ये फोन का कवर दिखाई देता है आपको, या आपको कपड़े दिखाई देते हैं, कुछ भी चीज आपको जो दिखाई देती है उसको हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। जिसमें से एक हमारे पास मेटल है, और एक हमारे पास नॉन मेटल है, और एक हमारे पास मेटलॉइड्स है। हम उसी को विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर में हमें धातुएं पढ़नी है तो जितने हमारे पास तत्व है सबको हमने कितने भागों में बांटा है। ये सारे एलिमेंट्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये हमारे पास कितने तत्व है, 118 हमारे पास में एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास कितने तत्व पाए जाते हैं, 118। अभी तक हमारे पास कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी अपडेट है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। अभी तकरीबन हमारे पास में 126 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम बुक में 18 लिखे हुए 118, तो हम उसी वही पढ़ करके आगे चलते हैं। इस 118 तत्वों में से कम 90 जो हमारे पास में तत्व हैं, वो हमारे पास 90 क्या है, हमारे पास में मेटल है, यानी कि धातुएं हैं। और बच्चे जो 22 हैं वो क्या है, वो नॉन मेटल, नॉन मेटल अधातु है। बाकी जो बचे 10-15 जो भी बचे, वो हमारे पास क्या है, बचे हुए तत्व उपधातु। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स ही पढ़ने हैं, धातु और अधातु पढ़नी है, उपधातु नहीं पढ़नी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा उपधातु के बारे में क्या होता है, वो आपको बता दूंगा, जिसको मेटलॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहली बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर में, वो बातें याद रखने के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है पृथ्वी की सतह में, तो उसका नाम है बच्चों क्या, उसका नाम है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम नाम की जो धातु है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। वही सवाल बनता है, भैया ये तो धातु हो गई, लेकिन अधातु कौन सी है, ठीक है, नॉन मेटल कौन सी है। तो अधातु हमारे पास में कौन सी है बच्चों, अधातु है हमारे पास में ऑक्सीजन। याद रहेगा आपको। लेकिन आपने जब क्लास 9th में थे तो आपने पढ़ा एटमोस्फेयर के बारे में। हमारे एटमोस्फेयर में सबसे तो कौन सी नॉन मेटल है, तो वहां पे थी नाइट्रोजन। ठीक है, 78%। लेकिन अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है बच्चों, अभी बात हो रही है अर्थ क्रस्ट की। भू भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा धातु है हमारे पास में, वो ये है। और अधातु हमारे पास में जो है वो ये है। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम चैप्टर में, शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत से। बात आती है धातु की, मेटल्स को बोलते हैं हम धातु। धातु क्या होता है, तो मेटल्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। यानी कि वो तत्व, कोई तत्व हमारे पास में हो, अगर वो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दान में दे देगा, तो उस तत्व को हम क्या बोलेंगे, उस तत्व को बोलेंगे हम धातु। ठीक है, ये हिंदी में, अरे ये तो हिंदी में बड़ी गड़बड़ हो गई। हिंदी में जो है ना फॉन्ट हमारा गलती से खराब हो गया, हमने जो इसको पीडीएफ बनाई थी, तो जो हमारा फॉन्ट है उसकी भाषा यहाँ पे चेंज हो गई, क्योंकि वो भाषा सॉफ्टवेयर में नहीं थी। तो कोई बात नहीं, आप हिंदी के जो कमेंट, आपकी जो हिंदी के जो नोट्स है वो आपको हम कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, स्टूडेंट्स अकेडमी के नाम से, स्टूडेंट्स अकेडमी 2002, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये जो पीपीटी है हमारे पास में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास मेटल्स कौन है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब कहने का मेरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, वो डोनेट कर दे, दान कर दे। मतलब कैसे, जिसमें आपको एग्जांपल समझाओ कि एक हमारे पास धातु है जिसका नाम है क्या, सोडियम। नंबर इसका कितना होता है बच्चों, 11। इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 और अगली में 1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको अपनी बाहरी शेल भरनी होती है। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है किसी को डोनेट कर देता है। उसी दिन से इसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, Na पॉजिटिव। इसका मतलब ये कौन है, ये हमारे पास में धातु है। हमको कैसे पता धातु है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और जो भी तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दान में दे देगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
धातु बोलेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल को बोलते हैं हिंदी में अधातु, ठीक है बच्चों। अधातु, अधातु क्या होती है? अधातु ठीक एकदम उल्टी होती है उसकी। ये क्या करती हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दान में नहीं देती, किसी से उधार मांग लेती हैं। यानी कि वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन्स या अपने लिए इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम से मांग लेते हो, गेन करते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधातु। द एलिमेंट्स विच हैव फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास में एक और एलिमेंट्स है क्लोरीन, ठीक है जी। इसका नंबर कितना है बच्चों? 17 नंबर है इसका। इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 इलेक्ट्रॉन और अगली में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको शेल पूरी करनी है, बाहर की शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये चाहता है मेरी बाहर की शेल कितने हो जाए? 8 हो जाए। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक की जरूरत है किसी से, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांग लेगा। और जैसे ही क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा, इसके ऊपर क्या चिन्ह आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव का चिन्ह आ जाएगा। और नेगेटिव का चिन्ह जैसे ही हमारे पास में आता है किसी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में, उसी तत्व को हम क्या बोल देते हैं? ये हमारा अधातु है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात आती है कि जो धातु है, जो मेटल्स हैं बच्चों, उन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। हिंदी वाले बच्चे चिंता ना करें, मैं बोल रहा हूं आप समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। मैं हिंदी में बोल तो रहा ही हूँ, बाकी आपको पीडीएफ जो है इनकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इनकी भौतिक प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की? यानी कि मेटल्स दिखते कैसे हैं, दिखने में क्या क्या इनके गुण हैं? तो पहला गुण क्या है? मेटल्स आर मैलिएबल। यानी कि धातुएं क्या होती हैं? अघात वर्ध्यता। अघात, ये है जी पहला गुण धातुओं का, ये वाला पहला गुण ये है, इसको बोलते हैं मैलिएबल। ये धातुओं का पहला गुण क्या है? धातु क्या होती है? मैलिएबल होती है, अघात वर्ध्यता होती है। इस बात का मीनिंग क्या है भैया? इस बात का मीनिंग है कि धातुओं को पीट पीट के उनकी चादरें बनाई जाती है। और अगर ऐसा हो पाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी या अघात वर्ध्यता। और ये गुण किसमें पाया जाता है? ये गुण पाया जाता है बच्चों धातुओं में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों, डक्टाइल का मीनिंग होता है बच्चों तन्यता। तो तन्यता क्या होता है? धातुओं का ऐसा गुण जिसमें धातुओं के लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम तन्यता। यानी कि मेटल्स आर द डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर। यानी कि धातु को लंबे लंबे तारों में खींचा जाता है, उसको बोलते हैं डक्टाइल या तन्यता। ये धातु का हमारे पास है सेकंड गुण है। आगे चलते हैं हम, इसके बारे में बात होती है कि ये धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु जो होती है उनमें से ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, उसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे इस चित्र में, यहाँ पे हमारे पास में स्टैंड है, इस स्टैंड पे पाइप लगा हुआ है, एल्यूमिनियम की रॉड है। इस रॉड पे हमने क्या लगा? मोम से क्या लगा दिया? यहाँ पे कील लगा दी है। जैसे इसको हमने गर्म करा मोमबत्ती को, मोमबत्ती से हमने रॉड को गर्म करा, तो पहले तो ये वाली गिरी, फिर ये वाली गिरेगी, फिर ये वाली गिरेगी। मतलब क्या है कि यहाँ से गर्मी इधर जा रही है, तो मतलब गर्मी इसके अंदर पास हो रही है। ठीक ऐसे ही जब घर में चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं, गर्म तो नीचे से करते हैं भगोने को, पैंदे को, लेकिन वो ऊपर तक गर्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ऊष्मा जो है क्या होती है? प्रवाहित होती है, कंडक्ट होती है उसके अंदर से ऊष्मा, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? यानी कि सबसे बढ़िया हीट किसमें से पास होती है? तो उसका आंसर हमारे पास में है क्या बच्चों? एल्यूमिनियम। ओके, हाँ, नहीं सॉरी, सिल्वर। एल्यूमिनियम नहीं है बच्चों, सिल्वर है। ए जी, सिल्वर हमारे पास में कैसी धातु है? बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन इसका यूज नहीं करते, बहुत महंगी होती है ना। तो फिर हमारी क्या आ जाती है? हमारी आ जाती है एल्यूमिनियम। और दूसरी बात मैंने बताई आपको, हमारे पास धातुओं का एक गुण और है। वो गुण क्या है? कि धातुओं के अंदर से विद्युत प्रवाहित होती है, बिजली पास होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आपके घर में जो वायरिंग होगी ना, वो सभी किसकी होती है? मेटल्स की होती है। चलते हैं आगे। अगला है मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड। यानी कि धातुएं जो होती हैं वो बड़ी चमकदार होती हैं और उन पे हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में, मेटल्स आर जनरली हार्ड। धातुएं मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों? ये है प्रॉपर्टी मेटल्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। हमारे कमरे में या कमरे के तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे मेटल्स किसमें होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आप देख रहे होंगे भगवान आपका सॉलिड है, तवा सॉलिड है ना, पंखा सॉलिड है, गाटर सॉलिड है। तो ये सब क्या है? धातु है, ये हमें से किस रूप में मिलती है?
सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, ठोस में मिलती हैं। अगला है मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये धातु का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको बोलते हैं क्वथनांक और इसको बोलते हैं गलनांक। मेल्टिंग को बोलते हैं गलनांक और बॉइलिंग को बोलते हैं बच्चों क्वथनांक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप धातु को गर्म करते हैं तो गर्म करने वाला बहुत गर्म करेंगे तब जाके क्या होंगी, वो पिघलेंगी। और ठीक वैसे ही हमारे पास धातुओं को जो है जब आप बहुत ज्यादा गर्म करोगे तब वो उगलना शुरू करेंगी, मे बी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए बोल सकते हैं हम कि धातुओं का जो गलनांक है वो बहुत हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, धातुओं की डेंसिटी उच्च होती है। डेंसिटी को बोलते हैं बच्चों घनत्व। घनत्व, जो धातु हमारे पास में होती है, जो मेटल्स हमारे पास में होते हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो बड़ी हाई होती है। अब आपको भैया डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम, आपने पढ़ा होगा कक्षा नंबर 9 में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 11वां हमारे पास मतलब मेटल ऑफ सोनरस। अरे धातु ध्वनिक भी होती है, एक गुण इनका ये भी है। ध्वनिक से मतलब मेरा ये है कि जब इनसे कोई दूसरी चीज टकराती है तो टकराने के बाद में आवाज पैदा करती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कि ये हमारे पास में कैसी होती है बच्चों, ये होती है ध्वनिक। ध्वनिक होती है धातु, क्या होती है बच्चों, ध्वनिक होती है, सोनरस होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 12, मेटल्स यूजुअली हैव द सिल्वर और ग्रे कलर। मतलब ये ग्रे कलर की होती है और सिल्वर रंग की होती है। इसमें तो खैर क्या कुछ बताने वाली बात है नहीं, ज्यादातर ये इसी रूप में पाई जाती है। तो ये मैंने बताई आपको, ये 12 प्रॉपर्टी धातुओं की है, ये मेटल्स की है, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वही बात आती है नॉन मेटल की। मेटल्स मैंने बता दिया आपको कि भाई मेटल्स क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब जो नॉन मेटल है ये तो और भी आसान है बच्चों। कैसे, अगर आपने मेटल पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसका एकदम से अपोजिट कर दो, एकदम अपोजिट, तो क्या बन जाएगा वो नॉन मेटल। जैसे पहला पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल, यानी कि आघात बढ़ देता है, नहीं होते, नॉर डक्टाइल, ठीक है, ये तन्यता भी नहीं होते। लेकिन धातुएं तो होती हैं, ये ना तो डक्टाइल होते, ना तो इनके जो है तार बनते लंबे लंबे, और ना इनकी चादरें बनती। तो होते क्या है, ये होते हैं ब्रिटल। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल, यानी कि भंगूर होते हैं। अगर इनमें हमने कुछ मार दिया चकनाचूर हो जाते हैं। ब्रिटल होते हैं, भंगूर होते हैं, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, भंगूर, ब्रिटल। दूसरी बात, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके अंदर से विद्युत, ठीक है बच्चों, तथा ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। धातुओं में तो होती थी। हाँ, अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि नॉन मेटल आर नॉट लस्टर्स नॉट शाइनिंग, मतलब ये चमकदार भी, चमकदार नहीं होती। तो कैसी होती है, ये होती है डल, भद्दी होती है। ठीक है, और अगली हमारे पास में ये जर्नली क्या होती है बच्चों, सॉफ्ट होती है। नॉन मेटल्स आर जर्नली सॉफ्ट, कठोर नहीं होती है कि भाई कठोर हो रही है टूट नहीं रही है यहाँ पे। कठोर क्या होती है, धातु है, ये तो सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, ये मजबूत भी नहीं होती, ये आराम से टूट जाती है, इजिली ब्रोकन होती है। और नेक्स्ट हमारे पास में मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि ये कमरे में सॉलिड मिलेंगी, लिक्विड मिलेंगी, गैस मिलेंगी, ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में मिलती है। लेकिन धातुओं कैसी थी हमारी, सिर्फ सॉलिड थी। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स हैं उनकी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई था, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बच्चों, इनका लो होता है, इनका कम होता है। क्या कम होता है, इनका गलनांक और इनका क्वथनांक कम होता है। आठवीं बात करें इनकी, तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, धातुओं का घनत्व, क्या बच्चों, घनत्व निम्न होता है, निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, और घनत्व क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, मास अपॉन में वॉल्यूम, क्या क्या रहता है, डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनस, ध्वनिक नहीं होते, इनमें से आवाज बाहर ज्यादा निकल के नहीं आती। और लास्ट है, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर, हाँ कलरफुल होते हैं, कोई किसी कलर का होता है धातु, कोई किसी कलर की होती है नॉन मेटल्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल, कुछ अपवाद है भैया। अपवाद की क्या बात है, अपवाद की बात यह है कि जैसे एक सरसों का खेत है, उस सरसों खेत में सारे के सारे पौधे सरसों के हैं, लेकिन उसमें एक पौधा किसका है, गेहूं का है। तो गेहूं का उस खेत में क्या हुआ, अपवाद कहा जाएगा। जैसे एक टोकरी में हमारे पास में 100 आम रखे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक अमरूद है, तो अमरूद क्या है, वो अपवाद है, क्योंकि वो टोकरी में तो है पर उससे उनके गुण मैच आपस में नहीं करते।
तो ऐसे हम अपवाद पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। अपवाद क्या होते हैं? जो सबसे अलग होते हैं। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया आपको कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें से बिजली पास नहीं होती, लेकिन कार्बन का एक रूप है, ठीक है, ये रहा। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ये किसका रूप है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का कार्बन का अपर रूप है, जो क्या है हमारे पास? ग्रेफाइट है, ठीक है। ये क्या करता है? ये करंट पास कर देता है। कहाँ मिलता है देखने को? आपकी जो पेंसिल की नोक है, उस पेंसिल की नोक में जो है ना ग्रेफाइट होता है, वो क्या करता है? करंट पास करता है। वैसे वो है धातु है, तो हमने धातु में क्या पढ़ा था कि करंट पास नहीं करते, ये करता है। तो ये क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकते नहीं है, वो दिखने में बड़े भद्दे होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। नाम है उसका बच्चों आयोडीन। आयोडीन है धातु है जो चमकदार होती है, तो आयोडीन भी क्या है? एक अपवाद है। नेक्स्ट मैंने बोला कि नॉन मेटल क्या होते हैं? मैंने बोला नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बन, सॉरी, मैंने क्या बोला? नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। लेकिन डायमंड, हीरा, हीरा भैया बहुत हार्ड होता है। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बोला धातुएं हार्ड होती हैं, लेकिन धातुएं हार्ड नहीं होती। लेकिन एक धातु है जो हार्ड है, नाम क्या है उसका? हीरा, ठीक है। वो भी किसका रूप है? कार्बन का रूप है। फिर यहाँ पे आती है मरकरी के बारे में। मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मेटल है हमारा मरकरी, Hg, जिसको हम क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ये हमारा कैसा होता है? ये हमारा द्रव होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी क्या है? अपवाद है। और एक हमारे पास ये ना एल्कलाइन मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर द एक्सेप्शन। कैसे एक्सेप्शन है? मैंने बताया कि मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, सॉरी, मेटल की डेंसिटी हाई होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है मेटल्स की, घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन जो आपके सामने मेटल लिखे हुए हैं इनकी जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व है वो बड़ा कम है। इनकी जो घनत्व है वो बड़ा कम है, कम होता है। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे अपवाद है। उसके बाद में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर द स्टोर्ड अंडर द केरोसिन। अच्छा, अब वो एक सवाल पूछा तुमसे कि पोटेशियम को और सोडियम को, इन दो धातुओं को पानी मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखते हैं? जो केरोसिन ऑयल होता है मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखते हैं? कारण क्या है कि बहुत रिएक्टिव है। ये इतने रिएक्टिव है भैया, जैसे इनको ऑक्सीजन मिलता है ये तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के जल जाते हैं। तो इसलिए इसको हम किस में भरते हैं? मिट्टी के तेल में डुबो के, ताकि जब मिट्टी तेल में डूब जाता है तो वहां पे इसको क्या नहीं मिलती? ऑक्सीजन नहीं मिलती और रिएक्शन वहां पे नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म एल्कलाइन। यानी कि ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये हो गया, तो ज्यादातर जो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड है वो पानी में घुलते नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास में पानी में घुल जाते हैं, और जो पानी में घुल जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? एल्कलाइज, पानी में घुलनशील, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली स्लाइड है हमारे पास में। कुछ अब रिएक्शंस आएंगे इस चैप्टर में, रिएक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, ठीक है बच्चों। अभी तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक, अब पढ़ेंगे रासायनिक। रासायनिक मूड नहीं है, गुण है, गुणधर्म किसके? धातुओं के। तो पहला गुणधर्म क्या है? आप पहला गुण देख रहे होंगे। पहले गुण में क्या होता है कि जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू एयर, यानी कि जो हमारे पास मेटल है यानी कि कैल्शियम है, ये किससे रिएक्शन करेगा बच्चों? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा ये CaO, मेटल ऑक्साइड बन गया। और जो मेटल ऑक्साइड होती है ये कैसी होती है बच्चों? ये बेसिक होती हैं, यानी कि क्षारीय होती हैं। क्षारीय क्या होती है आप चैप्टर नंबर 2 में जान चुके हैं, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड है वो हमारी क्या होती है? बेस बनाती है, बेसिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। पानी के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? मेटल की, तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड। यानी कि हमारे पास में मेटल है, मैं ले लेता हूं मेटल, हमने लिया मैग्नीशियम,
ये धातु है, इसने किस रिएक्शन करी, वाटर से, H2O। तो क्या बनाएगा ये, मेटल हाइड्रोक्साइड, MgOH, बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाएगा, और बनाएगा हाइड्रोजन नाम की गैस। बात क्लियर हो गई। लेकिन इसकी दो बातें हैं समझने वाली। क्या है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, और वाटर भी कैसा, या तो पानी हो ठंडा, या तो पानी हो ठंडा या पानी हो गर्म, दोनों ही पानी से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये रिएक्शन बनाई मैंने, ये कब बनी है, जब हमारे पास कैसा वाटर है, या तो कोल्ड या फिर हॉट वाटर है। जब बच्चों ठंडा पानी या गर्म पानी धातु से रिएक्शन करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा, तो धातु हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात है कि जब मेटल रिएक्शन करेगा किससे, स्टीम से, स्टीम क्या होती है, स्टीम होती है भाप। जब मेटल भाप से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको यहीं पे, यहाँ लिखा हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पोटेशियम, ये धातु है, प्लस H2O, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सिर्फ बनाएगा ये मेटल ऑक्साइड, KO, प्लस क्या बाहर निकल जाएगी, H2। ये क्या है हमारे पास में, मेटल ऑक्साइड। ये कब की कहानी है, ये पानी किस रूप में है, ये पानी है भाप के रूप में। जब पानी भाप के रूप में होगा, जब पानी स्टीम के रूप में होगा और धातु से अभिक्रिया करेगा, तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, सिर्फ मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। लेकिन अगर वो पानी कौन सा होगा, ठंडा पानी होगा, ये रहा, और या गर्म पानी होगा, जब ठंडा पानी और गर्म पानी रिएक्शन करेगा तब वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आ गया, यानी कि दोनों ही पानी है, भाप भी पानी है और ठंडा गर्म पानी भी पानी है। जब ठंडा और गर्म पानी रिएक्शन करेगा धातुओं से तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और सिर्फ भाप रिएक्शन करेगी तो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब पानी की रिएक्शन, वही वाली बात है मैंने बताई ना आपको, कि जो मेटल रिएक्शन कर रहा है पानी से, तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। कब बनती है, जब पानी यहाँ पे किस रूप में होगा, पानी होगा यहाँ पे भाप के रूप में, स्टीम के रूप में। और मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनाएगा, जब पानी यहाँ पे किस रूप में होगा, पानी होगा यहाँ पे कोल्ड और हॉट वाटर, ठंडा पानी गर्म पानी होगा, तब ये कहानी बनेगी। समझ में आ गई, मेटल्स रिएक्टिविटी वो ऊपर लिखा हुआ है, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। चौथी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा जी, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो अपने से कमजोर को वहां से हटा देता है। याद करो चैप्टर नंबर फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही होगी यहाँ पे। सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने लिया है एक मेटल बी का NaCl, एक मेटल ए लिया हमने, ठीक है, पोटेशियम। तो क्या होगा भैया, ये जो पोटेशियम है ये बहुत रिएक्टिव है, ये आएगा इसके पास, मैंने कहा भैया तू यहाँ से हट जा, तो इसको हटा देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, KCl, और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा सोडियम। बस इतनी कहानी है, बदलेगा कुछ नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ देखो, इसको दिखाता हूँ, इसको देखो, ये चित्र आपको देख रहे हो, वो लोहे की कील है, वो लिखा आयरन प्लस, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो, कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, ये आएगा, इसको यहाँ से हटा देना, हट जा भैया तू, तो जब हट जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा, और प्लस में हमारे पास में Cu बच जाएगा। ये कौन सी बन जाएगी, रेडिश ब्राउन डिस्प्लेसमेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हर चैप्टर पढ़ाया है, इसका मतलब परीक्षा में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, यानी कि जो रिएक्शंस होती है क्लोरीन के साथ में धातुओं की, तो क्या बनाती है बच्चों, तो बनाती है वो क्लोराइड। ये देखो, ये बन के क्या, क्लोराइड। सोडियम है हमारे पास में, इस सोडियम में किस रिएक्शन करी, क्लोरीन से, तो क्या बना दिया, NaCl, आसान है। छठी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। जब धातुएं किस रिएक्शन करती हैं बच्चों, हाइड्रोजन से, तो क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। यहाँ पे सोडियम लिया हमने, इधर देखो, इधर ये सोडियम लिया, ये धातु है, और ये हमने क्या लिया, ये हाइड्रोजन लिया। जब सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, ये बनेगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, रिएक्शन ऑफ मेटल डाइल्यूट एसिड। अब जो डाइल्यूट एसिड बच्चों क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर उसमें बताया सेकंड में, तनु अम्ल, तनु अम्ल, ठीक है। मेटल्स यूज्ड डिस्प्लेस हाइड्रोजन
फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, मतलब ज्यादातर क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन वो होते हैं क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। मेटल है ये, ठीक है, मेटल क्या है, डाइल्यूट एसिड सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। एग्जाम्पल लेके दिखाएं, कहाँ, यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल। हमने लिया मेटल, सोडियम लिया, एक लिया डाइल्यूट एसिड हमने H2SO4 लिया। अब क्या होगा, ये सोडियम आएगा, इसको हटा देगा, भाई ये तो हट जा, तो यहाँ पे बनेगा Na2SO4 और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास में, H2 बाहर निकल जाएगा। तो यही तो बोला इन्होंने कि जब भी मेटल रिएक्शन करते हैं तनु अम्ल से, डाइल्यूट एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, कब बाहर नहीं निकलती हाइड्रोजन गैस, व्हेन मॉडरेटेड विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, उस दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को चिपका देता है उसके साथ में, ठीक है। सेकंड बात करें, इट ऑक्साइड्स द H2 प्रोड्यूस द वाटर इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस ऑफ एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O NO NO2, यानी कि जो ऑक्साइड्स होती हैं हमारे पास में वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं वाटर में, तो क्या बना देती हैं, N2O NO और NO2। नेक्स्ट हमारे पास में, बट मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज, ये मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन, लेकिन एक बात और है, जो ये HNO3 है, जो ये रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस ऊपर नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम अगर जो कराते हैं मैग्नीज से या फिर कराते हैं मैग्नीशियम से, दोनों से जब ये रिएक्शन करता है तो ये भी अपनी हाइड्रोजन गैस को देता है, ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मल नहीं देते, बाकी कोई मेटल्स नहीं देता, कोई भी मेटल HNO3 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर यही जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है और ये मैग्नीज से रिएक्शन करता है तो ये भी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। अब बात करते हैं हम धातु और अधातु, सॉरी अधातु नहीं है, धातु ही है, तो हम धातुओं का यूज, धातु के प्रयोग, धातुओं के यूज की बात कर रहे हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन वायर बिजली करंट, यानी कि जो कॉपर है, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम है, इन दोनों का प्रयोग किस में करते हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हैं तार बनाने में, ताकि इनसे क्या पास हो सके, बिजली पास हो सके। सेकंड बात करी जाती है इसके अंदर कि जो हमारे घरों में जो बर्तन है, ठीक है, उन बर्तनों को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, धातुओं का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट हैबर प्रोसेस होती है जो है, उसमें अमोनियम गैस को बनाने के लिए भी हम आयरन का यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में हम आयरन का यूज करते हैं हैबर प्रोसेस में। अगला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जब कोई धातु खराब ना हो, उसे खराब होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, और जिंक की परत चढ़ा देने को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये भी धातु का एक यूज है हमारे पास में। और फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रो पेंटिंग है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, आपने कुछ स्टील देखे होंगे बाजार में जिन पर जंग नहीं लगता, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, क्रोमियम की और निकेल की परत चढ़ा देते हैं ताकि वो चीजें खराब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास में है जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ, और जो सिगरेट होते हैं उनके पैकेट पे जो पिन्नीशिना होती है चमकीली चमकीली सी, वो हमारी किसकी होती है, सिल्वर की होती है, सॉरी वो तो हमारी पास किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। और शादी ब्याह में या फिर मार्केट में किसी त्योहार पे जब आप मिठाइयाँ लेने जाते हैं, तो सोने की और चांदी की क्या होती है, वर्क उस पर ऊपर चढ़ा हुआ होता है, पतली सी पिन्नी होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं सिल्वर का, और हमारे पास में गोल्ड का। और गोल्ड का और चांदी का तो ये सब जानते हैं, आभूषणों के रूप में महिलाएं करती हैं सजावट के लिए। और लिक्विड मरकरी, ये भी धातु है, इसका प्रयोग किस में करते हैं, थर्मामीटर में, बुखार नापने के लिए। और वहीं पे जो है एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, जब परमाणु ऊर्जा बनानी होती है हमको, तो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, धातु का यूज करते हैं। और कौन कौन सी धातु होती है वहाँ पे, हमारी सोडियम और टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये तीनों चीजें, ठीक है। अगला एक चीज और है, जो जिरकोनियम धातु है, ये जिरकोनियम धातु का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ताकि गोली यहाँ पर ना जा सके, बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास मेटल होता है। और एक हमारे पास में लेड, पीबी जिसको बोलते हैं, इसका यूज किसमें करते हैं बच्चों, कार की बैटरियों के अंदर। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपना। अब यहाँ पे आती है भैया बात नॉन मेटल की, मेटल तो हो गया खत्म, नॉन मेटल शुरू। अब नॉन मेटल की पहले क्या बात है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो क्या करता है, धातु रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्सीजन बनाते हैं भैया।
अम्लीय ऑक्साइड या न्यूट्रल उदासीन ऑक्साइड। लेकिन जहां पे हमारा मेटल था वो कैसे बना रहा था, वो बना रहा था एसिडिक, और ये क्या है, नॉन मेटल है हमारा, क्या है ये, अधातु। जब अधातु रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन लिया, इस कार्बन की रिएक्शन किससे कराती है, ऑक्सीजन से। कार्बन क्या है, अधातु। जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2। ये क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एसिडिक, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं कौन, नॉन मेटल। और मेटल क्या बनाते हैं बताओ जरा, वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। सेकंड हमारे पास क्या है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, भैया करते ही ना है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो धातु होती हैं ये पानी से अभिक्रिया ही नहीं करती, तो जब अभिक्रिया ही नहीं करेंगी तो हाइड्रोजन गैस भी निकालेंगे, सिंपल है। ठीक है, थर्ड क्या है, नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, कि भैया एसिड रिएक्शन करते हैं तब क्या बनाते हैं, जब नॉन मेटल अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो कमाल की बात, ये भी रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि धातुएं डाइल्यूट अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब बात आती है चौथी बात, नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो वही होता है जो पहले वाले में था धातु में, इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने कम वाले को वहां से हटा देता है। जैसे नॉन मेटल रिएक्टिव डिस्प्लेस, जैसे मैंने लिया एक जो है नॉन मेटल लिया मैंने, क्या यहाँ पे कार्बन लिया, इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन से। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा हमारे पास में CSO4। ठीक है, ये हमने लिया, सॉल्ट हमारे पास में है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसको हटा देगा यहाँ से, और इसके बाद में ये रिएक्शन खुद कर देगा, CaC+SO4 बाहर निकल जाएगा, ये बन गया सॉल्ट, आसान है। जैसे हमारे पास एक है CCl4, और हम क्या लेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक मेटल ले लिया, कौन सा मेटल लोगे, कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी, नॉन मेटल लेना है कुछ भी नॉन मेटल ले सकते हैं यहाँ पे। मान लो हमने नॉन मेटल लिया यहाँ पे कार्बन ही ले लो चलो, पर कार्बन से तो कार्बन डाइऑक्साइड हो ही जाएगा, है क्यों, नहीं समझे, चलो इसको चलो आप कर लेना रिएक्शन को, और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। आपको कोई भी यहाँ पे क्या लेनी है बच्चों, यहाँ पे लेनी है आपको धातु, यहाँ पे क्या धातु लेना, कुछ भी लेना है धातु कोई सी भी। ठीक है, अब धातु कौन सी आ रहा है भैया, क्लोरीन ले लोगे, है सल्फर ले लोगे, फॉस्फोरस ले लोगे, कुछ भी ले लो। मान लो आपने फॉस्फोरस ले लिया फॉस्फोरस, अब इसके साथ इसको लिख देना, आसान है, इसको बाहर निकाल देना एक चीज को इसके अंदर से, कोई सा भी नॉन मेटल बाहर निकल जाएगा, इसको निकाल देना चाहे इसको निकाल देना। नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है उसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में, नॉन मेटल के साथ में। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड विद विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट। अच्छा, यानी कि जो हमारी धातुएं होती है, जो धातु होती हैं वो क्लोरीन से रिएक्शन तो करती हैं, ठीक है, लेकिन क्या बनाती है वो, क्लोराइड बनाती हैं। लेकिन वो क्लोराइड कैसे बनाती हैं, इसमें से बिजली पास नहीं होती, विद्युत, ये विद्युत विद्युत प्रवाहित नहीं होती। ठीक है बच्चों, ओके, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो नॉन मेटल के यूज है। तो अब नॉन मेटल का यूज आप देख सकते हैं, सबसे पहला यूज है हाइड्रोजन का, यानी कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन होती है उससे हम क्या करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन का। ये हमारे पास में तेल है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस डाल दी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वनस्पति घी, और इसका ही प्रयोग करते हैं क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं इसीलिए। ओके, वो हमारे पास घी है, और ये हमारे पास में जो क्या है, ये ऑयल है, और ये हमारे पास में ये किसके क्रम है, हाइड्रोजन का, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। सेकंड, हाइड्रोजन यूज टू मैन्युफैक्चर अमोनिया, अमोनिया बनाने में किसका यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास में, नॉन मेटल, और इसका करते हैं प्रयोग हम क्या बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ठीक है, और कार्बन का प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट के रूप में, पेंसिल के रूप में, या फिर जो शेल होते हैं या बैटरी होती हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
नाइट्रोजन इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन का, अमोनिया में या फर्टिलाइजर्स में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सल्फर का यूज कहाँ पे करते हैं, वेलिफिकेशन ऑफ रबड़, रबड़ को बनाने में हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास में गन पाउडर बनाते हैं, गन पाउडर बनाते हैं किससे, सल्फर से बनाते हैं गन पाउडर। और सल्फ्यूरिक एसिड भी इनसे बनते हैं, और टीएनटी और ग्लिसरीन वगैरह किससे बनाए जाते हैं, नाइट्रोजन से बनाए जाते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का यूज करते हैं मटेरियल्स को खराब होने से बचाने के लिए। चैप्टर में फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि जो चिप्स का पैकेट होता है हमारे पास में, ठीक है, ये जो चिप्स का पैकेट होता है इसमें कौन सी गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, ताकि ये खराब ना हो पाए। बात समझ में आ गई, ये हमारे किसके हैं, नाइट्रोजन के यूज है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा टॉपिक है एक्वारेजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया, इसको बोलते हैं शाही जल। परीक्षा में जरूर आएगा, आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। क्या होता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का मतलब होता है सोल्यूशन होता है, ये रहा सोल्यूशन। और सोल्यूशन किसका होता है, सोल्यूशन होता है HCl का और HNO3 का, इन दो का सोल्यूशन होता है। और इसमें भी जो क्या होता है, ए पार्ट कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड, 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके जो 3 होते हैं अनुपात, इसका अनुपात होता है 1, यानी कि 3:1 के अनुपात जो हम HCl और HNO3 को मिलाते हैं, यानी कि HCl के होंगे 3 मॉलिक्यूल और HNO3 का होगा 1 मॉलिक्यूल। जब इसको इस रेशो में मिलाते हैं, इसके मिलने के बाद में जो यहाँ पे सोल्यूशन तैयार होता है उसका नाम होता है शाही जल एक्वारेजिया। आपने सुना होगा जो मोहल्ले पड़ोस में जो कुछ लोग आते हैं सुनार, वो कहते हैं महिलाओं से कि भाई अपने गहने वहने साफ करवा लो, तो महिलाएं गहने साफ भी करवा लेती हैं। तो जब महिलाएं गहने साफ करवाने लगती हैं तो वो एक बड़े से बर्तन में अपना ये निकालते हैं सोल्यूशन, उसमें उनकी पायल वगैरह गिरते हैं, थोड़ी देर हिलाते हैं तो वो चमक जाती है एकदम से, और वो महिला को वापस दे देते हैं, उसके बदले कुछ पैसे ले लेते हैं। महिलाएं भी खुश, वो आदमी भी खुश। लेकिन क्या होता क्या उसके अंदर, जैसे ही वो इसके अंदर कुछ आभूषण गिरते हैं तो इतना भयंकर एसिड होता है कि उसकी ऊपर की परत को जला देता है और गला करके अंदर डुबो देता है अपने अंदर। ऊपर की जब परत निकल जाती है तो धागे पे चमक जाती है। महिला सोचते हैं साफ कर दी, साफ नहीं करता, वो ऊपर की परत को उतार लेता है और उसको बाद में अपने लिए निकाल के यूज करता है, तो बड़ा फायदे में रहता है वो। तो ये बेईमान होते हैं, इनसे बच के रहना है, ठीक है। तो ये उस जल का नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है एक्वारेजिया शाही जल, ठीक है, रॉयल वाटर। नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है, जो धातुएं हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब पहले कौन करेगा किसके बाद कौन करेगा, इसके बारे में याद करना है। तो आप देखिए सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास मेटल होता है वो सोडियम है, फिर उससे कम हमारा, सॉरी, सबसे ज्यादा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम थोड़ा कम करता है, मैग्नीशियम थोड़ा उससे कम करता है, एल्यूमिनियम उससे कम करता है रिएक्शन, जिंक उससे कम करता है, आयरन लेड उससे कम करता है, कॉपर उससे कम करता है, मरकरी उससे कम करता है, सिल्वर और सोना सबसे कम करते हैं। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है, रिएक्शन करने की जो प्रकृति है, वो क्या हो रही है धीरे धीरे बच्चों, वो हो रही है कम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे रिएक्शन आपके सामने आ गई तो आपको पता लगेगा ना कि कौन सी धातु किस धातु को हटा पाएगी, वो रिएक्शन की इस सीरीज की वजह से हटा पाएगी, जो जितनी ऊपर वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। अगला है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हमारे पास में मेटल रिएक्शन करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, मैंने बोला था ना, कैल्शियम दिया था ना, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन 2,4 CaO, ये कैसी ऑक्साइड थी, ये थी बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय। और फिर था नॉन मेटल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना, CO2, ये कैसी हो गई, ये हो गई एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, नॉन मेटल किसे करता है तो क्या बना था एसिडिक, मेटल करता तो क्या बना था बेसिक, दोनों अलग अलग। लेकिन ऐसी ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी हो और जो बेसिक भी हो, दोनों हो, उनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। आपसे पूछेगा पेपर में, इंपोर्टेंट है बच्चे, है ना, वो पूछेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, ऐसी ऑक्साइड्स जो एसिड का बिहेवियर भी दिखाए हमें और जो बेसिक का भी दिखाए, जो क्षार का भी दिखाए और जो अम्लीय का भी दिखाए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड Zn, दोनों ही हमारे पास क्या है, दोनों ही हमारे पास में ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे, हमारे पे स्लाइड नंबर, इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अच्छा, तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चीज जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, ये सोडियम है,
मैंने बताया था आपको सोडियम की पहली चेन में सोडियम नंबर कितना है, सोडियम का नंबर है बच्चों 11। ठीक है, इसकी पहली चेन में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 ही है, एक गिरा एक गिरा। अगली में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगली में 1 इलेक्ट्रॉन, ये बना रखा मैंने, हो गया। अब क्लोरीन है बराबर में, नंबर कितना है बच्चों 17। पहली चेन में 2, अगली में 8, अगली में 7। देखो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली में कितने 8 है, और अगली में कितने 7 है। समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये चाहता मेरे 8 पूरे हो जाए, वो चाहता मेरे भी 8 पूरे हो जाए, तो दोनों आपस में दोस्ती करते हैं। किस शर्त पे, ये कहता भैया तू मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, उधार दे दे भैया, हमारा काम बन जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएंगे और तेरे पास भी 8 बचेंगे। कह रहा ठीक है भाई ले लो। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जैसे ही ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है, देखो इस डायग्राम में दे दिया, जैसे ही हमने एक इसको दे दिया, रेड वाला यहाँ पे आ गया ना, इसके पास 8 पूरे हो गए, इसके पास भी 8 बचे। तो जब इसके पास 8 बचते हैं, तो इसके ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा, सोडियम के ऊपर चिन्ह आ जाएगा प्लस का। क्यों, क्योंकि इसने उसको उधार दिया है। और क्लोरीन के ऊपर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि उसने उससे लिया है। दोनों मिल जाएंगे, इनके बीच में दोस्ती हो जाएगी, कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, सॉल्ट, जिसको हम घर में यूज करते हैं। अब बात आती है भैया बॉन्ड की। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है केमिकल फोर्स बिटवीन टू एटम, दो परमाणुओं के मध्य या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य रासायनिक जो फोर्स लगती है, उसका ही क्या नाम है, आबंध है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आबंध, बॉन्ड बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक है आयनिक, एक है कोवेलेंट। आयनिक को हिंदी में बोलते हैं आयनिक, कोवेलेंट को बोलते हैं सहसंयोजी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयंस बनते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि अगर किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं ट्रांसफर, जब ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध। कोवेलेंट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक से दूसरी जगह पर नहीं जाते, इसमें आपस में साझेदारी करते हैं, ना तो वो कहीं जाता ना वो कहीं जाता, दोनों आके मिलते हैं और आपस में समझौता करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे एक बात और है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड सॉरी, ये हमेशा मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। एग्जाम्पल देखें आप, हमारे पास सोडियम था, इसके पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 8 1। क्लोरीन था, इसके पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 8 और 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, मैं यहां लिख लेता हूं, ये रहा, ये रहा फालतू इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6। तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन वहां तक जाएगा, ट्रांसफर होगा इसका, ये गया, पहुंच गया। तो जब ट्रांसफर होने के बाद में बॉन्ड बनेगा, उसका नाम क्या होगा बच्चों, उसका नाम होगा आयनिक बॉन्ड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये धातु और धातु के बीच में बनता है। अब बात है कोवेलेंट बॉन्ड की, इसको देखो, इसका मैं बताता हूँ आपको, इसका बॉन्ड क्या है कि ये करता है साझेदारी। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और ये भी अपना इसको नहीं देगा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे ऐसे, ऐसे। इससे पूछे भाई तेरे पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेगा 2 है मेरे, एक हेरा एक हेरा। कोई भैया तेरे पे कितने, भाई तू बता, क्या 2 मेरे पास है भैया, एक हेरा। क्योंकि इन दोनों ने क्या कर लिया आपस में, इन्होंने कर लिया बच्चों साझेदारी कर ली है। इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने कर ली है साझेदारी। और जब साझेदारी करने के बाद में बॉन्ड बनता है, उसका नाम क्या होता है, सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 तरह का है, मतलब 3 तरह साझेदारी होती है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दिखाता हूँ मैं आपको। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एकल आवन, एकल आवन। दूसरा है डबल बॉन्ड, द्वि आवन। तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआवन। ये तीनों किसके पार्ट है बच्चों, ये तीनों पार्ट है हमारे पास कोवेलेंट के।
6 सिंगल, 3 है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक जोड़ी, सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। इसमें 2 जोड़ी करते हैं, इसमें 3 जोड़ी करते हैं, आसान। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल नाइट्रोजन। देखो चित्र, हाइड्रोजन के बारे में, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में क्या करेंगे, दो जने साझेदारी करेंगे इस तरीके से, कर ली। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, इनके बीच में बना सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ गई। अब इसको देखो ऑक्सीजन को, उसमें एक जोड़ी का समझौता हुआ। ऑक्सीजन नंबर कितना होता है बच्चों, 8, और बाहरी कितने इलेक्ट्रॉन इसकी में, 6। ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 8, और बाहरी की में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब ये इससे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, इससे कर लेगा शेयरिंग। अब देखो, अब इसने भी इससे शेयरिंग करी, और जब इसने इससे शेयर करेंगे, इसके पास कितने, 8 है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पास है। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस पे 8 इस पे, तो इनकी दोनों की तो मौज आ गई, तो इनका तो बन गया चित्र, बढ़िया। तो ऐसा मिक्स इसको ऐसे डबल बॉन्ड वाला ये रहा, इसको बोलते हैं द्विआवन डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का क्या है, इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में, तो 3 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, और 3 हमारे इधर आ जाएंगे। अब इसने कर ले इससे समझौता, इसने कर ले इससे समझौता, इसने कर ले इससे समझौता। अब कोई पूछेगा तेरे पास कितने भैया, इनका 3 और 3 6, तो ये और 2 ये 8 है, 8 इसके पास है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, इनके बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो वही वाली बात है, जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है सिंगल बॉन्ड, 2 जोड़ी की होती है डबल बॉन्ड, और 3 जोड़ी की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सब है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स। अब जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, यानी कि जिन कंपाउंड को बनाते हैं आयनिक बॉन्ड से, जो यौगिक आयनिक आबंध के द्वारा बनते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आयनिक यौगिक की कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्रिस्टल क्या होते हैं बच्चों, ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीकरण के सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। इनका क्वथनांक और गलनांक भी उच्च होता है। द कंपाउंड्स आर यूजुअली सोल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, बड़े आराम से पानी हो जाता है। लेकिन और इनऑर्गेनिक में कार्बन पदार्थों में नहीं घुलते, जैसे एसीटोन है, एल्कोहल है, बेंजीन है, केरोसिन है, इसमें नहीं घुलेंगे, लेकिन पानी में घुल जाएंगे। आयनिक कंपाउंड कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बड़े काम की बात है। इनके अंदर बिजली क्या होती है बच्चों, पास, लेकिन कब होती है, जब इसको पानी में हम घोल लेते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट की। कोवैलेंट उसका उल्टा है, वो तो सॉलिड के रूप में मिल रहा था, ये आपको लिक्विड के और गैस के रूप में मिलता है, द्रव और गैस के रूप में मिलता है। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, इनका क्वथनांक है और गलनांक है, क्या होता है बच्चों, वो होता है निम्न, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में नहीं घुलते ये ना, पानी में नहीं घुलते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इन ऑर्गेनिक में यानी कि कार्बनिक में घुल जाते हैं। जैसे नेफ्थलीन की बॉल है, इसको पानी में घोला घुलेगी नहीं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें घुल जाएगी, जैसे यूरिन में घुल जाती है। कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें विद्युत प्रवाहित भी नहीं होती। बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला हमारे पास में कुछ हमने ऑक्साइड्स ली हुई है, ये बॉक्साइड है, ये एल्यूमिनियम अयस्क है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और ये एल्यूमिनियम मेटल है जब निकाली जाती है, और ये सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड फॉर्म में है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमारे पास में एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स, धातु का निष्कर्षण, उत्कर्षण। भैया अगली रिएक्शन है निष्पातन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कई स्टार लगा दो इसके ऊपर। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसमें गड़बड़ हो गई है, हम बोला ना आपको, फॉन्ट जो समझ में नहीं आया इसकी भाषा में, तो पता नहीं क्या लिख रहा है, तो हम भी नहीं पढ़ सकते, स्पेशली भाषा शब्द है इसकी। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे जो है आगे से, और इसके मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा हिंदी भाषा की जो है, डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे। क्या होती है कैल्सिनेशन, निष्पातन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और heated strongly in the absence of air to convert into metal oxide। मतलब कार्बोनेट क्या है बच्चों, और है, मैं इधर लिखता हूँ रिएक्शन। ठीक है, ZnCO3, ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट का और है, कैलामाइन नाम है इसका, ये कार्बोनेट का और है। ये जो रिएक्शन करेगा, इसको क्या करेंगे हम, हीट कर देंगे, बहुत ज्यादा हीट कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे इसको हीट, ये है एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे एयर नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है,
तो जब ऑक्सीजन नहीं होता और हम जो है जिंक कार्बोनेट को यानी कि मेटल कार्बोनेट को, ये है ना कार्बोनेट और को हम बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये जिंक ऑक्साइड में, और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं निष्पादन, कैल्सिनेशन। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एयर है ना वो एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ एयर, यहाँ पे एयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में रोस्टिंग, जिसको बोलते हैं भर्जन, इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड, और ये तो लिखा हुआ ही है, ये रहा ZnS, ये सल्फाइड का और है। इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको भी हीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली हीट, इसको भी भयंकर तरीके से गर्म करते हैं। लेकिन हम इसको क्या दे देते हैं, हम इसको एयर दे देते हैं, इसके पास ऑक्सीजन है, पहले वाले में ऑक्सीजन नहीं थी, इसके पास ऑक्सीजन है। और जब ऑक्सीजन से जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं तो भैया क्या बनाता है, ये मेरा ZnO+SO2 बनाता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, इसको बोलते हैं बर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। 38वां स्लाइड हमारी नेक्स्ट है फ्री स्टेट, यानी कि मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था, बात है फ्री स्टेट क्या होती है, यानी कि कुछ धातुएं हैं हमारे पास में जो फ्री स्टेट में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब उसमें सिर्फ उनके अलावा कुछ और चीज नहीं होती, उसको ही बोलते हैं फ्री स्टेट। एग्जांपल में इसके क्या है हमारे पास में, ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर और सिल्वर है। क्या है, ओनली फ्यू लेस लिक्विड मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये हमारे पास मेटल है जो इनमें कुछ और नहीं होता, सिर्फ अकेली ही होती हैं, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातुओं का शुद्धिकरण या रिफाइन करना, उनको साफ करना। तो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग मतलब वह विधि जिसमें धातुओं को शुद्ध किया था, उसको धातुओं का शुद्धिकरण कहते हैं। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्युबल वेयर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कलेक्ट द बिलो द एनोड एज द एनोड मड। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बीकर बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये बीकर है, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक लिक्विड भर लिया, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। एक यहाँ पे हमने रॉड डाली, एक रॉड यहाँ डाली, और इनको हमने जोड़ दिया किससे, तार से, बैटरी लगाने के बाद में करंट सप्लाई कर दिया। अब इसका नाम तो एनोड है, और इसका नाम बच्चों कैथोड है। ये भी कॉपर है और ये भी हमारा कॉपर है, लेकिन वो प्योर नहीं है, अनप्योर कॉपर है, अशुद्ध कॉपर है, ये प्योर कॉपर है। जब इसमें करंट पास कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा टू पॉजिटिव फॉर्म में, और इसके पास इकट्ठा हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ से कॉपर गल गल के ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा, ये सारा कॉपर यहाँ पे आके चिपक जाएगा, और यहाँ से सारा कॉपर इधर आ जाएगा। लेकिन जो गंदगियाँ होंगी वो गंदगियाँ नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पे वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी एनोड के नीचे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनोड मड। यही इन्होंने बात बोली हुई है कि कलेक्ट द बिलो इज कॉल्ड एनोड मड। जो गंदगियां होती है नीचे इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं एनोड मड, और बाकी कॉपर इधर आता है। इस तरीके से हम धातु क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। एक थिक ब्लॉक इम्प्योरिटीज मेटल इज मेड ऑफ एनोड, यानी कि वो गंदा वाला एनोड है, और साफ वाला क्या हमारा कैथोड है। और वाटर सोल्यूबल ऑफ सॉल्ट रिफाइनिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, दो हमने ले लिए, यहाँ पे कॉपर डिपोजिट होकर चला गया। मतलब वही वाली बात है कि जो एनोड है हमारा ये गंदा धातु है, मतलब इसमें और चीजें भी मिली हुई है, कॉपर तो है ही है और चीजें भी है। ये कॉपर का है प्योर, जैसे मैं करंट पास करा, जब सप्लाई हुआ तो ये तोड़ता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो यहाँ से कॉपर डिपॉजिट होता है इसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और जो गंदगियां बच जाती है वो नीचे गिर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे करते हैं दोनों धातु धातु रिएक्शन आपस में। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, वन अदर हैंड मेटल रिएक्ट विद अदर। ये तो मैंने बता दिया आपको, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द फोर्स लिंक एटम इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड, ये भी बता दिया कि बॉन्ड क्या होता है, केमिकल फोर्स होता है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, आवन बोलते हैं, जो बताया था आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगला प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको। क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और करंट पास करते हैं, इसके अंदर से बिजली, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये आप चीजें पढ़ चुके हैं, इसको कोई जरूरत है नहीं यहाँ पढ़ने की। अक्रेंस ऑफ मेटल, जी हाँ, ये है इंपॉर्टेंट बात कि धातुओं कहाँ पाया धातु है, ठीक है। पहली बात कि अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, यानी कि जो हमारी सतह है पृथ्वी की, उससे बढ़िया कोई स्रोत धातुओं का नहीं है, सबसे ज्यादा धातु वहीं मिलती है, ठीक है। पहला है मेटलर्जी, इसको बोलते हैं धातु विज्ञान। क्या होता है धातु विज्ञान,
धातु विज्ञान मतलब ये विज्ञान की शाखा है मेटलर्जी। ए साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस इन विच डील्स विद मेटल्स। यानी कि धातु विज्ञान एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम धातु के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है मिनरल टॉपिक, इसको बोलते हैं हिंदी में खनिज। क्या होता है खनिज? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ, जो प्राकृतिक रूप से धरती में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम खनिज। और क्या होते हैं? और होते हैं अयस्क। इसको पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अयस्क क्या होता है? दोज मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स, मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज कॉल्ड ओर। यानी कि अगर हमने जमीन से कोई खनिज निकाला, कोई मिनरल्स निकाला, मतलब हमने गड्ढा करा और इतना बड़ा एक कुछ खनिज हमारे हाथ में लगा, लेकिन उसमें किसी एक धातु की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मतलब 80% तो उसमें कॉपर ही कॉपर है, बाकी 20% सभी चीजें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ओर, ठीक है। और उसमें से हम अपने फायदे के लिए हम क्या निकाल लेंगे? धातु निकाल लेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैंग। इस गैंगों को हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? गैंग ही बोलते हैं। क्या होता है गैंग? गैंग होती है गंदगियां, यानी कि कुछ पार्ट, जब हमने जमीन से अयस्क निकाला था, जमीन से हमने ओर निकाला था, तो उस ओर में कुछ गंदगियां थी, वो जो गंदगियां होती हैं वही क्या कहलाती हैं? वही कहलाती हैं गैंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला मिनरल्स और मैं आपको बता चुका हूँ मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज, वही जो जमीन से पृथ्वी जो मिलते हैं वो खनिज है। और बता दिया मैंने कि जब किसी एक चीज की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो देखने वाली बात ये है कि जो मरकरी है, ठीक है, किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है बच्चों? मरकरी का। सिनेबार से हमें मिलती है मरकरी। और आयरन, आयरन का अयस्क क्या है बच्चों? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। ऐसी सोडियम रॉक सॉल्ट का अयस्क है, सोडियम क्लोराइड NaCl का। एल्यूमिनियम बॉक्साइड का है। और मैग्नीज का क्या है? पायरोलाइट है। और जिंक का कैलामाइन है और जिंक ब्लेंड है। तो इनके अयस्क को याद रखना, पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मिट रिएक्शन। बच्चों अगर आपके पेपर में ये रिएक्शन नहीं आई तो यूं मान लो बड़ा ही घटिया पेपर बना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि पेपर बने और ये वाली रिएक्शन ना पूछ जाए। इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। ये भैया एक ऐसी रिएक्शन होती है, ये थर्मिट रिएक्शन क्या होती है कि इसमें आयरन ऑक्साइड हम लेते हैं, आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पाउडर मिला देते हैं। जब आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पाउडर मिला देते हैं तो उसके बाद बहुत बड़ी अमाउंट में हीट निकलती है और वहां पे मेटल्स हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसका यूज करते हैं रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। उसको ही बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। यानी कि जो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड है बच्चों, ये मेटल जो ऑक्साइड है इसके रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्यूमिनियम पाउडर से। क्या देता है हमें? मेटल देता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो मेटल है ये किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ है ये। इसी का प्रयोग करते हैं हम रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, तो इसका नाम है थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारे पास में ये है एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स। ये आपको सिर्फ समझाया हुआ जो मैंने पढ़ाया आपको, कि जो हमारे ओर होते हैं उनको हम साफ करते हैं, तीन तरीके से निकालते हैं। एक तो मैटर ऑफ लो रिएक्टिविटी, एक मैटर ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मैटर ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी होती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, प्योर मेटल निकल जाता है। और जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है वहाँ पे कार्बोनेट का और सल्फर का और बताया था ना कैल्सिनेशन रोस्टिंग। ये रहा कैल्सिनेशन, इधर वाला जो कैल्सिनेशन है, इधर वाला हमारे पास में क्या है बच्चों? रोस्टिंग है। इनसे हम क्या निकालते हैं? इनसे हम उन मेटल निकालते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या निकालते हैं? जिनकी बहुत हाई होती है। और लो से क्या होता है? ये तो सल्फाइड और है और रोस्टिंग है, ये हमारे रिफाइनिंग करते हैं आराम आराम से, जैसे ये करा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट, एक्सटेंग, ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस ऑफ मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, फॉर एग्जांपल सिनेबार। तो इसमें देखो कुछ बहुत पढ़ना नहीं है, बात ये है कि जो मरकरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मरकरी को Hg, ये रहा Hg, ये मरकरी है Hg। मरकरी जो होती है ये किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है सिनेबार का। उसका फॉर्मूला क्या है? HgS, ये फॉर्मूला है। तो HgS में से मरकरी को बाहर निकालते हैं, बस यही वाली बात बोली है। कैसे निकलेगा? जब जो हमारे पास मरकरी है उसकी हम क्या करते हैं? उसको हम हीट कर देंगे बहुत, जब उसको हीट कर देंगे तो मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक कॉपर भी ऐसे निकालते हैं। ये कॉपर सल्फाइड है, इस कॉपर सल्फाइड रिएक्शन करेंगे हम ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा। और जो कॉपर ऑक्साइड है इसको जो CuS से रिएक्शन करा देंगे तो सिर्फ कॉपर कॉपर बाहर निकल जाएगा, सिल्वर बाहर। तो मतलब बताया है कि हम
कैसे मरकरी और कॉपर को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं जो इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने आपको पिछले पेज बताया था मैंने कि हमने क्या लिया, हमने एक रोड ली एनोड, जो गंदी रोड है, जिसमें हम मतलब अनवांटेड चीजें भी हैं, इम्प्योरिटीज भी है, मिक्सचर है और चीजों का। ये कॉपर है, प्योर है। जब इसमें करंट पास कर देंगे तो एनोड से कॉपर निकलेगा और वो डिपॉजिट किस पे हो जाएगा, कैथोड पे। और यहाँ पे सब चीज इकट्ठी हो जाएगी, गंदगी गंदगी कुछ, जिसका नाम क्या होगा बच्चों, जिसका नाम होगा एनोड मड। ये मैंने बताया था आपको, द मेटल्स ऑप्टेंड, ये वही बात है जो सब है। द मेटल्स आर ऑप्टेंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिस रिडक्शन, दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सब बातें जो आपको बता चुका हूँ मैं। अगला है रस्टिंग। कौन जानता है इसको, रस्टिंग सभी जानता हूँ भैया। अगर लोहा खराब होना शुरू हो जाता है, अगर हमारा आयरन लोहा खराब होना शुरू हो गया, तो उसको खराब होना ना बोलकर क्या बोलेंगे कि भैया इसमें क्या लग गई है, इसमें लग गई है जंग। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन द डैम्प ऑफ water is considered time it goes convert covered with a red brown flecky substance called rust, that is called iron ore। यानी कि हमारे पास कोई धातु है लोहे की, उस लोहे को पानी से रिएक्शन करा दी, मॉइस्चर से रिएक्शन करा दी, नमी से, और जब पानी से जब आपका लोहा रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर एक परत जम जाएगी लाल रंग की, तो हम बोलेंगे कि भैया ये खराब होना शुरू हो गया है, इस पे क्या लग गई है, इस पे लग गई है जंग। ठीक है, तो धातुओं में से धातु खराब होना क्या कहलाता है, कोरोजन। लेकिन लोहा खराब कहना क्या कहलाता है, जंग लगना। अब जंग लगने से रोकने के लिए कुछ हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका भैया उसको पेंट कर दो, बस, और कोई तरीका नहीं है, पेंट कर दो तो जंग लगने से बच जाएगी। तीसरा उस पर ग्रीस कर दो या फिर ऑयल कर दो, या तो ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो। तीसरा गैल्वेनाइजेशन, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही। जब हम किसी धातु में जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द टिन। अच्छा, टिन की और क्रोमियम की, इनके परत चढ़ा देते हैं आप, तब भी हमारे पास जंग लगने से बच जाती है। और एक है एलोइंग, यानी कि मिक्स कर दो दो धातुओं को, तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील, जो कभी भी मतलब जंग इस पे नहीं लगती। नेक्स्ट स्लाइड हमारी अलॉय, वेरी गुड, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है, या फिर मिश्र धातु। क्या होती है मिश्र धातु, मिश्र धातु होती है होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसका, दो धातुओं का, दो या अधिक धातु का। क्या बनाती हैं भैया, ये बनाती है अलॉय, मिश्र धातु। जब दो धातु या दो से अधिक धातु आपस में मिल जाएंगी, मिलेंगी किस तरीके से, समांगी मिश्रण में, होमोजेनियस मिक्सचर में। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली एक तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल में इसके बहुत सारे हैं, ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम, मैग्नीलियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ठीक है, ब्रॉन्ज, सोल्डर और अमलगम। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अलॉय है। एंड अलॉय इज ए मरकरी विथ मेटल विच वन और मोर अदर मेटल इज नोन एज द अमलगम। ये भैया पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम परीक्षा दे रहे थे तब भी आया था, ये संदर्भ बस में आया था। अमलगम क्या होता है, तो अमलगम जो है मरकरी का एक अलॉय है। अगला है कोरोजन और प्रिवेंशन। कोरोजन का मतलब क्या है, कोरोजन का मतलब है कि अगर कोई धातु वो पानी और हवा के संपर्क में आने के बाद में खराब होनी शुरू हो जाती है, उसकी परत खराब होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं कोरोजन, यानी कि संक्षारण। क्या बोलते हैं बच्चों उसको बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब धातुएं पानी और हवा के संपर्क में आने के बाद में खराब होनी शुरू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, द ईटिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एसिड देयर सरफेस कॉल्ड कोरोजन। बात समझ में आ गई। और एक बात है, लेकिन लोहा अगर खराब होगा तो कोरोजन नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे जंग लग गई। यहाँ पे देखो आयरन है, जब आयरन एक्शन ऑक्सीजन से करी तो क्या हो गया, जंग लग गई। लेकिन कॉपर ने एक्शन करी तो क्या हुआ, ये ब्लूशिंग ग्रीन की जो है सरफेस हो गई, लेकिन ये कोरोजन हो गया। ये सिल्वर है, ये भी कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, लेकिन ये भी क्या हुआ, इसका भी कोरोजन। सभी धातुओं का कोरोजन होता है, लेकिन लोहे का रस्टिंग होती है, संक्षारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे बचाएंगे, तो बचाने का वो ही है, ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, मतलब पेंटिंग का मतलब है पेंट कर दो, ठीक है, धातु पे ऑयलिंग कर दो, तेल लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, या गैल्वेनाइजेशन कर दो, यानी गैल्वेनिकरण कर दो, जिंक की परत चढ़ा दो।
बाकी क्रोम की प्लेटिंग कर दो, क्रोम चढ़ा दो उसके ऊपर, एनोडाइजिंग तो छोड़ो, यहाँ पे किसी की जरूरत है नहीं है। एलोइंग, उसमें दो धातुएं मिला दो, जब दो अलग अलग तुम धातु से मिला दोगे तब भी क्या होगी, तब भी खराब नहीं होने की इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपका धातु और अधातु चैप्टर हमने पूरा कवर करने की कोशिश करी। अगर इसमें कोई चीज छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपकी ये वन शॉट यहाँ पे खत्म होता है। तो ठीक है, आप जो है इसको अगर जो पसंद करते हैं, अगर आपको जो हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।